हर्ष मैथिली चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यूजीसी नेट परीक्षा के लिए फर्स्ट पेपर का पाठ्यक्रम अर्थात फर्स्ट पेपर के लिए सिलेबस। यूजीसी नेट परीक्षा में प्रथम पेपर समान पत्र है, जो सभी विषय के उम्मीदवारों के लिए समान होता है। समान प्रश्न रहता है, किसी भी विषय का किसी भी स्ट्रीम का विद्यार्थी हो, फर्स्ट पेपर समान रहता है। फिर दूसरा पॉइंट है, अध्ययन की सुविधा के लिए यूनिट को 10 भाग में बांटा गया है। पाठ्यक्रम को 10 यूनिट में बांटा गया है और प्रत्येक यूनिट से 5-5 प्रश्न पूछा जाता है। प्रत्येक यूनिट से 5-5 प्रश्न अर्थात प्रत्येक यूनिट से 10 नंबर करेगा, कुल 100 अंक। कुल प्रश्नों की संख्या 50 होता है। 10 यूनिट है और प्रत्येक यूनिट से 5-5 प्रश्न रहता है, तो कुल प्रश्नों की संख्या 50 होता है और प्रत्येक प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य होता है। और आगे है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। इस तरह 50 प्रश्नों के लिए 50 × 2 = 100 अंक मैक्सिमम प्राप्त किया जा सकता है। फर्स्ट पेपर के लिए समय 1 घंटा निर्धारित किया गया है और सबसे अच्छी बात है फर्स्ट पेपर के लिए, दूसरे पेपर के लिए भी अर्थात यूजीसी के किसी भी फर्स्ट पेपर हो या सेकेंड पेपर हो, नेट के लिए गलत जवाब देने पर अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग का व्यवधान नहीं किया गया है। नेगेटिव मार्किंग का कोई ऐसा नियम नहीं लगाया गया है, तो ये विद्यार्थी को एक अच्छी सुविधा मिल जाती है। जो प्रश्न नहीं आता है उसे आप तुक्का के रूप में मार सकते हैं। तुक्का भी कैसे लगाएंगे उसके बारे में एक दिन चर्चा करेंगे आगे। फिर आगे है, प्रत्येक यूनिट में निम्नलिखित पाठ सामग्री शामिल किया गया है। 10 यूनिट है, 10 यूनिट में प्रत्येक यूनिट में क्या क्या पाठ सामग्री को शामिल किया गया है वो देखेंगे। तो प्रथम यूनिट 1 है। यूनिट 1 में शिक्षण योग्यता टीचिंग एप्टीट्यूड है, शिक्षण योग्यता, जिससे कुछ पॉइंट दिया गया है। सब पॉइंट पे बात करते हैं। पहला है शिक्षण की विशेषता, शिक्षण की टीचिंग की उद्देश्य और शिक्षण की अवधारणा अर्थात कंसेप्ट, शिक्षण की कंसेप्ट। फिर दूसरा पॉइंट है यूनिट 1 के लिए अधिगमकर्ता की विशेषताओं की मूल बातें। अधिगमकर्ता रहता है, उनकी विशेषता में क्या क्या बात रहता है उसे अध्ययन करना है। इसी में आगे पॉइंट है शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक। शिक्षण प्रक्रिया को जो प्रभावित करेगा टीचिंग को, वो कौन कौन से कारक हैं उसे अध्ययन करना है। फिर आगे है शिक्षण प्रक्रिया में उपयोग होने वाले विभिन्न शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड। टीचिंग के लिए जो है कौन कौन से टीचिंग मेथड है उसे अध्ययन करना रहता है। फिर यूनिट 1 में ही शिक्षण योग्यता में ही पढ़ना है विभिन्न मूल्यांकन प्रणाली का अध्ययन। इवैल्यूएशन सिस्टम जो है, मूल्यांकन प्रणाली है, उसे अध्ययन करना रहता है यूनिट 1 में। तो इस तरह हम लोग देख लें यूनिट 1 शिक्षण योग्यता में क्या क्या पढ़ना रहता है। फिर इसके बाद है यूनिट 2 अनुसंधान योग्यता रिसर्च एप्टीट्यूड। अनुसंधान योग्यता में देखेंगे क्या क्या पढ़ना है। अनुसंधान योग्यता में है अनुसंधान की परिभाषा, अनुसंधान के प्रकार, अनुसंधान की विशेषता, अनुसंधान के उद्देश्य और अनुसंधान की अवधारणा। तो अनुसंधान योग्यता में प्रथम देखते हैं जो अनुसंधान की परिभाषा पढ़ना है, प्रकार, विशेषता, उद्देश्य और अवधारणा। इसके बाद है अनुसंधान योग्यता में दूसरा पॉइंट शोधार्थी द्वारा उपयोग की जाने वाली विभिन्न शोध विधियाँ। रिसर्चर जो है कौन कौन सी
रिसर्च मेथड अपनाता है शोध के लिए, वो कौन कौन सी विधि है, कौन कौन से मेथड है, उसे अध्ययन करना है। इसमें जैसे कि इस तरह का है, पहला वर्णनात्मक मेथड, वर्णनात्मक विधि है, विश्लेषणात्मक विधि है। पहला है विवरणात्मक, फिर विश्लेषणात्मक, फिर यहाँ वर्णनात्मक, वर्णनात्मक भी आता है, विवरणात्मक भी आता है, फिर गुणात्मक, मात्रात्मक, प्रयोगात्मक और ऐतिहासिक। ये सब शोध का, रिसर्च का मेथड है। जो हम किस तरह के शोध करेंगे तो कौन से मेथड पे करेंगे वो। इसके बाद है आगे के पॉइंट, अनुसंधान प्रक्रिया का चरण, रिसर्च का स्टेप क्या क्या है। इसमें पढ़ना रहता है रिसर्च करेंगे तो कौन कौन से स्टेप होता है रिसर्च के लिए, उसका अध्ययन करना। जैसे पीएचडी कोर्स वर्क के बाद किसी विषय को सिलेक्ट करते हैं, उस पर मटेरियल इकट्ठा करते हैं, फिर सिनॉप्सिस तैयार करते हैं, फिर सिनॉप्सिस पास होता है, फिर कितना दिन में शोध का कितना चीज़ पूरा करना है वो सब। इसमें शोध प्रारंभ होने से लेकर रिसर्च स्टेप में, अनुसंधान के स्टेप में, चरण में, रिसर्च स्टार्ट होने से लेकर और पीएचडी की डिग्री पाने तक की सभी क्रियाओं चरण को अध्ययन किया जाता है। फिर आगे है थीसिस एवं शोध लेखन कौशल। हम जो थीसिस कैसे लिखेंगे और रिसर्च आर्टिकल कैसे लिखेंगे, कैसे प्रकाशन कराएंगे, किस तरह का हमको स्टाइल रहना चाहिए रिसर्च पब्लिकेशन करने के लिए, व कोई रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं तो हमें किस तरह का रहना चाहिए, उसका कीवर्ड कैसा रहना चाहिए, वो सब। फिर अनुसंधान योग्यता में ही आगे का पॉइंट है अनुसंधान के लिए प्रयुक्त नैतिकता। अनुसंधान के लिए क्या क्या नैतिकता है उसे अध्ययन करना रहता है। फिर सबसे महत्वपूर्ण है ये रिसर्च अनुसंधान योग्यता में संदर्भ, सहायक एवं सहायक ग्रंथ लिखने की प्रक्रिया। जब हम शोध करते हैं तो सहायक ग्रंथ कैसे लिखते हैं, संदर्भ कैसे देते हैं, टिप्पणी कैसे लिखते हैं, उसका कैसे संदर्भ देते हैं, रेफरेंस देते हैं। तो अब रेफरेंस देने के लिए हम कौन से साइटेशन स्टाइल अपनाते हैं, संदर्भ स्टाइल अपनाते हैं। जैसे एपीए को हमको अध्ययन करना है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एपीए को पढ़ना है, उसका स्थापना कब हुआ, एपीए के मुख्यालय कहाँ है, व एपीए का साइटेशन लेने का स्टाइल कैसे है, उसका फुल फॉर्म भी, एपीए का फुल फॉर्म भी पूछता है कितना बार। तो संदर्भ एपीए के मेथड से अनुसार कैसे संदर्भ लेंगे वो सब अध्ययन करना है। फिर आगे एमएलए हो गया, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन ये भी एक साइटेशन का एक स्टाइल है। साइटेशन कैसे लेंगे, एमएलए के अनुसार कैसे लिखेंगे, वो सब पढ़ना है। एमएलए का फुल फॉर्म क्या आता है, इससे भी पूछा जाता है नेट में, एमएलए का फुल फॉर्म क्या है। एमएलए भी एक संस्था है, वो भी जो है कैसे साइटेशन लिखते हैं वो निर्धारित करता है। फिर शिकागो साइटेशन स्टाइल, वो भी साइटेशन लेने का स्टाइल है, शिकागो साइटेशन। इससे भी प्रश्न पूछा जाता है, एक आपको दे देगा संदर्भ लिख करके, बोलेगा ये किस स्टाइल में लिखा है, एपीए में लिखा है, एमएलए में लिखा है, शिकागो में लिखा है, या इनमें से किसी में नहीं लिखा है। तो फिर हमको ज्ञात करना रहता है अध्ययन करके जो किस साइटेशन में स्टाइल में लिखा है वो। इसके बाद आगे का पॉइंट है यूनिट 3 में है पठित गद्यांश अर्थात कंप्रीहेंशन। पठित गद्यांश में, कंप्रीहेंशन में, इसे भी 5 प्रश्न पूछा जाता है और 10 नंबर के रहता है। इस गद्यांश में एक निबंध एवं आलेख के रूप में आपको दिया जाएगा, उसे पढ़ करके बहुविकल्पीय प्रश्न उसके नीचे दिया रहता है, उस आलेख को पढ़ करके जवाब देना रहता है। और ये आलेख संभवतः
शिक्षा से संबंधित रह सकता है, जो उसमें भारत एवं विश्व की शिक्षा, अर्थव्यवस्था से रह सकता है, वो आलेख या निबंध पैसेज जो रहेगा। नहीं तो साहित्य एवं शिक्षा में प्रयोग की जाने वाली नई तकनीक, साहित्य एवं शिक्षा में नई तकनीक कौन से प्रयोग किया जाता है, इससे भी पूछा जा सकता है। इस तरह से आलेख सब दिया जा रहेगा और उससे पढ़ करके हमके गद्यांश को पढ़ करके उसके नीचे बहुविकल्पीय प्रश्न दिया रहता है ऑब्जेक्टिव रूप में, उसे फिर अध्ययन करके सही जवाब देना रहता है। फिर आगे है यूनिट 4। यूनिट 4 में संचार एवं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में है संचार का अर्थ, संचार के प्रकार, कम्युनिकेशन के कौन कौन से प्रकार होता है, कम्युनिकेशन का संचार का क्या विशेषता है और अवधारणा कंसेप्ट क्या है, संचार के लिए कंसेप्ट क्या है। फिर आगे हो गया संचार के विभिन्न साधन एवं बाधाएं। कम्युनिकेशन का कौन कौन से साधन है और उसके क्या क्या बाधाएं हैं। जैसे मोबाइल हो गया कम्युनिकेशन के लिए, अभी लैपटॉप हो गया, ईमेल हो गया, ईमेल करते हैं, बहुत से सोशल साइट है, उस सब का उससे क्या क्या बाधाएं हैं। जैसे साइबर हैकिंग हो गया, विभिन्न तरह के बग आ गया या हैकर आ गया, वो सब क्या होता है, उसका बाधा हो गया संचार का। इसके बाद है यूनिट 5 और 6। यूनिट 5 और 6 को एक ही में रखे गए हैं क्योंकि दोनों रीजनिंग ही है और कंबाइंड रूप से दोनों को नाम दे दिए हैं रीजनिंग, तर्क शक्ति। उसी में एक रहता है न्यूमेरिकल रीजनिंग और दूसरा रहता है लॉजिकल रीजनिंग। दोनों एक ही तरह है। लॉजिकल रीजनिंग हो गया जैसे सादृश्य वर्गीकरण, कथन निष्कर्ष, बेन आरेख, वो सब लॉजिकल आ जाता है। दिशा हो गया लॉजिकल है, ब्लड रिलेशन है, रैंकिंग है, वो सब आ जाता है लॉजिकल में अधिकतर। और आगे है अंक। रीजनिंग में हम देखते हैं पहले अंक एवं संख्या श्रृंखला, जिसे बोल सकते हैं न्यूमेरिकल सीरीज। अंक एवं संख्या श्रृंखला जिसमें नंबरों का सीरीज दिया रहता है और उसे पढ़ करके उस फॉर्मेट को समझ करके उसका आंसर देना रहता है। इसमें हमें देखना रहता है जो किस नियम पे, किस आधार पे सीरीज को बढ़ाया जा रहा है और उसी आधार पे हमें भी आगे का सीरीज ज्ञात करना रहता है। जैसे एग्जाम्पल एक दिए हम 2, 1, 2, 3, 5, 7 और क्वेश्चन मार्क्स। तो इस तरह के सीरीज जा रहा है आगे 2, 3, 1, 2, 3, 5, 7 और आगे इसके बाद जस्ट आगे कौन सा सीरीज में आगे आएगा उसे ज्ञात करना रहता है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है, इसका जवाब हम अभी नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर आ गया जैसे में दूसरा नंबर सीरीज में, अंक सीरीज में आ गया दूसरा 1, 3, 5, 7, 11, आगे क्वेश्चन मार्क्स। इसका भी जवाब अभी नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन कौन करते हैं। फिर आगे हो गया आपका वर्णमाला श्रृंखला। वर्णमाला श्रृंखला में हमें पढ़ना रहता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। एक रहता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज जिसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों कंबाइंड रहता है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में रहता है सिर्फ अल्फ़ाबेट रहता है। आपको ABCD से A से Z तक का नंबर इसमें आना चाहिए। ए का कौन से स्थान है, बी का कौन से स्थान है, जैसे ए पहला स्थान का, बी दूसरा, सी तीसरा, उसका फेस वैल्यू भी हमें आते रहना चाहिए इस वर्णमाला श्रृंखला के लिए। जैसे उदाहरण में देखिए एक AB, AA, हाँ, BE, CI, DO, आगे क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ क्वेश्चन मार्क्स है तो हमको ज्ञात करना है जो क्वेश्चन मार्क्स के आगे में अगर इसी तरह सीरीज चलता रहेगा तो कौन सा आएगा, क्या आएगा, इसका भी आंसर अभी नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर आगे दूसरा एक उदाहरण
जिसमें DW, FU, GT और यहाँ क्वेश्चन मार्क्स, तो ज्ञात करके बताना है। इसी तरह का सीरीज चलते रहता है। उसमें ज्ञात करना रहता है जो आगे इस खाली स्थान के आगे में क्या कौन सा नंबर या कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, तो इससे भी रहता है प्रश्न। इसके बाद आगे है तर्क शक्ति में पॉइंट कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में भी एक कोड दिया रहेगा। इस कोड को अध्ययन करके उसका पैटर्न को पकड़ करके हमको डिकोड करना रहता है। जैसे ये कोड दिया है, लवली को MPWFMZ लिखते हैं तो बिलव्ड को क्या लिखेंगे, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है। आप लोग उसे सोल्व करके कमेंट करके बताइए। फिर आगे है रीजनिंग का ही पॉइंट ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन से RS मैथिली चैनल पे क्लास हो चुका है, वीडियो दिया गया है। ब्लड रिलेशन से 2 वीडियो है। पहला वाला वीडियो देखिएगा, उसके बाद दूसरा वाला देखिएगा जिसमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया गया है। पहले में कुछ बेसिक नेम दिया गया है जो कैसे सॉल्व करेंगे ब्लड रिलेशन को, और दूसरा में जो है कुछ UGC नेट परीक्षा एवं अन्य परीक्षा के एवं अन्य परीक्षा सबका एग्जाम्पल दिया गया है, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर आगे के पॉइंट है रीजनिंग का दिशा एवं दूरी। दिशा एवं दूरी से भी UGC नेट परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए भी RS मैथिली चैनल पे वीडियो उपलब्ध है। इस चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, आप जाके दिशा वाला वीडियो देख सकते हैं। एक ही वर्ग है, एक ही दिन का क्लास है, पर पर्याप्त है। इसके बाद है रीजनिंग का ही रैंकिंग। रैंकिंग में 2 तरह के रैंकिंग रहता है। एक रहता है एज से संबंधित रैंक और एक रहता है सिटिंग के अनुसार रैंक। कुछ व्यक्ति लाइन में बैठा है, उसके दाएं बामा है, इतना है, 5वां है, तो उसका रैंक क्या होगा, उस तरह से रहता है। एक रहता है उम्र के अनुसार, फलना की उम्र, राम का उम्र श्याम की उम्र से ज़्यादा है, फिर श्याम की उम्र से उमेश का उम्र ज़्यादा है। इस तरह से सिटिंग रहता है और उनको रैंकिंग को ज्ञात करना रहता है। फिर रीजनिंग का यह सादृश्य वर्गीकरण, इसे बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। सादृश्य माने समान दिखने वाला को वर्गीकृत करते हैं। जैसे आपको 4 वस्तु दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन भिन्न है, ज्ञात कीजिए। जैसे एक हम उदाहरण दे रहे हैं, कमेंट करके उसका आंसर बताइएगा। ध्यान से सुनिए। कान, आँख, कान, आँख, हाथ और मुंह। फिर से बोलते हैं, कान, आँख, हाथ और मुंह, ये चारों में से कौन भिन्न है, हमें कमेंट करके बताइए, वर्गीकृत करके बताइए। इसी में दे देगा, जैसे 3 गो देश का नाम दे देगा, एक उसके किसी राजधानी का नाम दे देगा। जैसे दे देगा भारत, चाइना, अमेरिका, टोक्यो। तो भारत, चाइना, अमेरिका क्या है, एक देश का नाम है, लेकिन टोक्यो क्या है, एक राजधानी का नाम है, जापान की राजधानी का नाम है। तो और सब देश है, राजधानी अलग है, तो इसमें वर्गीकृत करना हमको देश को, कंट्री को। सब कंट्री है और एक राज्य है, तो राज्य में हमको टिक लगाना होगा, राज्य सही होगा आंसर। वैसे दे देगा हमको किसी तरह की सब्जी, जैसे आलू दे देगा, गोभी दे देगा, टमाटर दे देगा, और आलू, गोभी, टमाटर, भिंडी दे देगा। बोलेगा इसमें से वर्गीकृत कीजिए, कौन अलग है, उसमें टिक लगाइए। तो आलू, गोभी, भिंडी, ये क्या हो गया, सब्जी का नाम हो गया। लेकिन टमाटर एक तरह के फल है, टमाटर फल की प्रजाति का माना जाता है, तो उसे अलग है, उसे वर्गीकृत करना है। इस तरह रहता है कथन और निष्कर्ष। एक कथन दिया रहेगा, उसके आधार पर उसका निष्कर्ष आएगा, तो हमें कथन और निष्कर्ष को, कथन पढ़ करके निष्कर्ष को क्या होगा उसे ज्ञात करना रहता है। फिर हो गया रीजनिंग का ही आगा पर पॉइंट है वेन आरेख।
वेन आरेख में रहेगा, सर्किल टाइप पे दिया रहेगा, जिसे सिलोगिज्म भी बोल देते हैं। तो उससे भी नेट में 1-2 क्वेश्चन अवश्य रहता है। बहुत अच्छा अध्याय है, उसे भी पढ़ना रहता है। फिर आगे के यूनिट है यूनिट 7, जिसमें गणित पढ़ना रहता है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना रहता है उसको देखिए। पहला है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन इसे शॉर्ट में DI बोलते हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में बहुत होता है। वेन होता है, सर्किल होता है, पाई चार्ट होता है, हाँ, टेबल चार्ट होता है। तो उस सब में हम सिर्फ यूजी नेट परीक्षा में अभी तक सिर्फ DI में से टेबल चार्ट पूछता है। जो विद्यार्थी बैंकिंग की तैयारी किया उसके लिए DI आसान होता है, 5 नंबर आसानी से आ जाता है। एक चार्ट दे देगा आपको, पाई चार्ट DI दे देगा, उसमें 5 नंबर होता है। 5 क्वेश्चन रहेगा तो या 4 क्वेश्चन रहता है, आसानी से बन जाता है। और ये टेबल चार्ट प्रतिशत, परसेंटेज, औसत, एवरेज, अनुपात एवं समानुपात, जिसे रेशियो एवं प्रोपोर्शन बोलते हैं, इस सब पे आधारित रहता है। चार्ट दिया रहेगा, उसमें प्रतिशत ज्ञात करना रहता है, किसी का औसत ज्ञात करना रहता है, किसी का अनुपात ज्ञात करना रहता है। तो पाई चार्ट के लिए हमें प्रतिशत, औसत, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना जरूरी है। इसके बाद गणित विषय ही है लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, आय और खर्च, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, एज, उम्र से संबंधित प्रश्न, इस सब से भी रह सकता है। फिर आगे का है पॉइंट साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जिससे कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, इससे भी एक प्रश्न रहता है। फिर आगे का पॉइंट है, आगे का यूनिट है यूनिट 8। यूनिट 8 में हमको पढ़ना रहता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसके इंग्लिश में बोल सकते हैं ICT। ICT का फुल फॉर्म भी पूछता है बहुत बार, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का फुल फॉर्म हो गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यूनिट 8 में क्या क्या पढ़ना रहता है वो देखते हैं। कंप्यूटर की उत्पत्ति एवं विकास। यूनिट 8 में पढ़ना है हमको कंप्यूटर के उत्पत्ति और विकास, जिसका पीढ़ी है, कितना पीढ़ी अभी चल रहा है। फिर कंप्यूटर का कार्य पद्धति, इस सब का हमें बेसिक जानकारी लेना रहता है। कंप्यूटर का कार्य पद्धति क्या है, इनपुट आउटपुट, जैसे प्रोसेसिंग, इनपुट देते हैं, फिर प्रोसेस होता है, तो फिर आउटपुट होता है वही। फिर इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस क्या है, बोल देगा कंप्यूटर का निम्नलिखित में कौन जो है आउटपुट डिवाइस है। जैसे हम अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, तो क्या है, हमको आउटपुट दे रहा है। जैसे हम टाइप करते हैं तो उसमें इन होता है, तो इनपुट हो गया। कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। माइक क्या है, माइक से इन होता है आवाज़, तो इनपुट डिवाइस हो गया। लाउड स्पीकर क्या हो गया, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। तो इसी तरह हमको इनपुट, माउस क्या हुआ, इनपुट डिवाइस है, क्लिक करके इसमें इंटर करते हैं कोई चीज़, तो माउस हो गया इनपुट डिवाइस। इस तरह आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस हो गया डेस्कटॉप, जिसमें हम देखते हैं, हाँ। माइक तो हो गया इनपुट। लाउड स्पीकर से हम लोग सुनते हैं, माइक से बोलते हैं, तो इसमें इन होता है। और फिर लाउड स्पीकर से आवाज़ निकलता है, तो हो गया लाउड स्पीकर, तो आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरह से ये सब इनपुट आउटपुट डिवाइस सबको हमको पढ़ना रहता है। फिर हो गया मेमोरी के प्रकार और कार्य क्षमता। मेमोरी के क्या क्या कितना प्रकार होता है, फ्लॉपी डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, चिप कार्ड हो गया, नैनो कार्ड हो गया, ये सब हो गया मेमोरी के प्रकार। उसकी फिर क्षमता, सबसे ज़्यादा क्षमता वाला कौन से कार्ड आता है, सबसे कम क्षमता वाला किस में रहता था पहले, CD हो गया, क्या हो गया, ये सब उसका मेमोरी हो जाता है, CD में रखते हैं। तो वो सबको पढ़ते हैं, मेमोरी के प्रकार एवं उसके कार्य क्षमता। फिर कंप्यूटर से ही है संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का ही है, जिसमें समान
कुछ सामान सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर। कंप्यूटर का कुछ सामान सॉफ्टवेयर में हो गया जिसे हम छू नहीं सकते हैं। कंप्यूटर को जिसे हम छू नहीं सकते हैं, जैसे पढ़ रहे हैं अभी तो अंक को नहीं छू रहे हैं, अंदर में क्या है तो सॉफ्टवेयर हो गया। कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, जैसे कंप्यूटर का प्रोग्राम हो गया तो वो सब क्या होता है, सॉफ्टवेयर हो गया। हार्डवेयर ऐसा हो गया जो कंप्यूटर का डिवाइस जिसे हम छू सकते हैं, जैसे डेस्कटॉप है, उसका माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, तो उस सबको हम छू सकते हैं, तो क्या हो गया, हार्डवेयर। इस तरह आगे है कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग भी पढ़ना है, जिसमें पढ़ना होगा हमको लैन का बोल देगा फुल फॉर्म क्या होता है, लैन एरिया नेटवर्क। लैन एक मॉल में तहत बिछाया जाता नेटवर्क का रहता है, एक बैंकिंग व्यवस्था में एक कमरा के अंतर्गत, एक छत के अंतर्गत बिछाया रहता है नेटवर्किंग तार, तो उसे हम लैन बोलते हैं। उसी तरह है मैन, दूसरा नेटवर्क हो गया मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें जो है पूरे शहर का नेटवर्क संबंधित रहता है मैन में। इसके बाद हो गया अगला नेटवर्क वैन हो गया, जो इंटरनेट पे हम लोग वेबसाइट सर्च करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, पूरा विश्व भर के नेटवर्क को वैन बोलते हैं। हो गया बस भी हो गया, एक लाइन की ही तरह होता है, उसे तार बिछाने का नेटवर्किंग का सिस्टम हो गया, जैसे एक सीधा बस की तरह लाइन की तरह बिछाया रहता है तो बस बोलते हैं। ट्री हो गया, जो एक सेंट्रल कंप्यूटर जो है आप गेट के सामने रख दीजिए और ट्री के तरह गेट से विभिन्न तरह के सप्लाई दे करके सभी कंप्यूटर से जोड़ दीजिए तो हो जाता है वो ट्री। फिर हो गया रिंग में चारों साइड रिंग अंगूठी की तरह काट से एक दूसरे कंप्यूटर को जोड़ा रहता है मेन कंप्यूटर से, तो वो हो जाता है रिंग नेटवर्किंग व्यवस्था। क्योंकि स्टार में होता है, एक सेंट्रल में दे देता है मेन कंप्यूटर को और इससे और सहायक कंप्यूटर को जोड़ देता है, तो हो जाता है स्टार नेटवर्क। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कंप्यूटर में नेटवर्क, इंटरनेट का भी पढ़ना रहता है। फिर होता है MS ऑफिस वेबसाइट, MS ऑफिस पे काम करते हैं तो ऑफिस इस सब का भी बेसिक जानकारी होना चाहिए। इस सब से भी पूछता है, जैसे MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS डॉस, इस सब से रहता है। इसके बाद कंप्यूटर के ही आगे है कुछ पॉइंट, कंप्यूटर से संबंधित कुछ एब्रीविएशन हो गया, शॉर्ट रूप, किसी चीज़ का शॉर्ट दिया रहेगा हमको, फुल ऑप्शन में दिया रहेगा, उसको फुल फॉर्म क्या होगा, जैसे CPU है, CPU लिख देगा, एब्रीविएशन हो गया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लैन दे देगा, लैन का फुल फॉर्म बताइए, वैन देगा, वैन का बताइए। तो इसी तरह ये हो गया एब्रीविएशन। कंप्यूटर के बहुत से ऐसे शब्द है जिसे शॉर्ट में लिखा जाता है, आपको उसे फुल मत करना रहता है, तो अब हो गया एब्रीविएशन। ठीक हो गया ICT के समस्या एवं समाधान। ICT है, उसका समस्या एवं समाधान क्या क्या है, क्या क्या ICT की समस्या है। ये बिजली हो गया, बिजली नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा, उसका थिंकिंग नहीं रहता, जो व्यक्ति द्वारा कहा दिया जाता है वही करेगा, तो सब उसका क्या हो गया, समस्या। उसका फिर समाधान हो गया, जैसे उस समस्या को कैसे समाधान करेंगे वो सब। फिर आगे का पॉइंट है यूनिट है 9, यूनिट 9 पढ़ेंगे, उसमें पढ़ना है पर्यावरण एवं प्रदूषण, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन। यूनिट 9 में पढ़ना है पर्यावरण एवं प्रदूषण। इसमें वैश्विक संगठन द्वारा लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए की गई पहलें। जो भी वैश्विक संगठन सब है पर्यावरण से संबंधित है, वो व्यक्ति को स्वास्थ्य को देखते हुए, लोगों को स्वास्थ्य को देखते हुए उस पर प्रभाव को कम करने वाले को क्या नया नया पहल किया है। जैसे कोरोना ही बीच में था, कोरोना के लिए सरकार ने क्या क्या पहल किया है, वैश्विक संगठन सब क्या क्या पहल किया है, उससे संबंधित बात है। तो उसी तरह हम लोग को भी पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित पढ़ना होगा।
फिर यूनिट 9 का ही आगे का पॉइंट है विभिन्न प्रदूषणों का अध्ययन। पर्यावरण में प्रदूषण पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ना होगा विभिन्न प्रदूषण का अध्ययन। जैसे क्या क्या है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण अर्थात मिट्टी प्रदूषण, फिर ध्वनि प्रदूषण। ये चारों प्रदूषण हमें पढ़ना होगा प्रदूषण का अध्ययन में। फिर आगे है अधिनियम एवं घोषणाएं जो पर्यावरण को अनुकूल बनाने में मदद करे। अधिनियम सरकार द्वारा कौन से नियम लाया जाता है, कानून पेश किया जाता है, और कौन कौन से घोषणाएं किया जाता है जो पर्यावरण को अनुकूल बनाने में मदद करेगा। पर्यावरण को अनुकूल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं सरकार आदि सब मिल करके बड़ी तरह के अधिनियम एवं घोषणाएं सब लाती है जिससे पर्यावरण संतुलित किया जाता है। तो उस सब को भी अध्ययन करना है, जो कौन कौन से ऐसे घोषणा हुआ है, कौन कौन से अधिनियम आया है, उस सब ये सब पेपर के माध्यम से आप कंटिन्यू पढ़ के जानकारी रख सकते हैं। फिर आगे हो गया प्राकृतिक संसाधन आदि। पर्यावरण प्रदूषण है तो इसमें फिर प्राकृतिक संसाधन और क्या है उस सब को भी पढ़ना रहता है। जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, इस सब से पढ़ना रहता है। फिर आगे हो गया यूनिट 10। यूनिट 10 में है उच्च शिक्षण संस्थान संगठन एवं प्रणाली। हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस एंड सिस्टम। उच्च शिक्षा का क्या क्या सिस्टम है, उसका क्या क्या शिक्षण संस्था है, कौन कौन से संगठन है, उसको पढ़ना रहता है। जैसे पहला है MHRD। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। MHRD में पढ़ना रहता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। उसका कौन कौन सी योजना है उच्च शिक्षा के लिए, हाल फिलहाल में क्या क्या उसने उच्च शिक्षा को बढ़ावा को देने के लिए किया है, उसको अध्ययन करना रहता है। इसका दूसरा हो गया UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा यूनिवर्सिटी के लिए क्या क्या नियम कानून लाया है, उच्च शिक्षा के लिए क्या क्या नियम कानून लाया है, उसे पढ़ना रहता है। UGC के अनुसार कितने सेंट्रल विश्वविद्यालय है, कितना स्टेट विश्वविद्यालय है, उसका आंकड़ा एवं कितना को फर्जी घोषित किया गया है, वो सब आंकड़ा पढ़ना रहता है। फिर आगे है AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इसका भी कौन कौन सी योजना है टेक्निकल एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, उसे पढ़ना रहता है। फिर आगे NCERT, उस सब का स्थापना दिवस पढ़ सकते हैं, अभी वर्तमान में उसका अध्यक्ष कौन है, HRDC के मिनिस्ट्री में अभी कौन है, उस सब पढ़ना रहता है। फिर हो गया NCERT का फुल फॉर्म हो गया नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसका स्थापना कब हो गया, उसका अभी अध्यक्ष या CEO कौन है, उसने नया में कौन सी घोषणाएं किया है जो उस शिक्षा को प्रभावित कर रहा है, उस सब को पढ़ना रहता है। इसके बाद ही पढ़ना है यूनिट 10 में भारत में उच्च शिक्षा का विकास एवं उससे संबंधित आंकड़े। भारत में उच्च शिक्षा का विकास एवं उससे संबंधित आंकड़े कौन कौन है, उच्च शिक्षा में क्या क्या विकास हुआ है, उससे संबंधित उच्च शिक्षा से संबंधित कौन कौन से बीच में आंकड़ा हुआ है, गणना हुआ है, उस सब का जो रिजल्ट आया है वो सब पढ़ना रहता है। फिर आगे है नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के लिए निर्धारित नीति। इसमें पढ़ना है जो नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के लिए कौन कौन सी नीति निर्धारित किया गया है। नई शिक्षा नीति कितना है 2020, तो नई शिक्षा नीति 2020 है, ईस्वी भी पूछ सकता है।
और नई शिक्षा नीति में कौन कौन से उच्च शिक्षा के लिए नियम आया है उस सब को अध्ययन करना है। फिर आगे का पॉइंट हो गया राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के कर्तव्यों सहित, राष्ट्रपति के क्या कर्तव्य है, राज्यपाल का क्या कर्तव्य है, उसके सहित शिक्षा से संबंधित भारतीय संविधान के अंग, शिक्षा से संबंधित जो है भारतीय संविधान में क्या क्या चर्चा है उस सब को अध्ययन करना रहता है। और सबसे अंतिम है 10 यूनिट 10 का अंतिम पॉइंट महत्वपूर्ण डे एंड डेट, महत्वपूर्ण डे और डेट को सभी याद करना है। जैसे प्रेस दिवस कब है, साइंस दिवस कब है, प्रौद्योगिकी दिवस कब होता है, पर्यावरण दिवस कब है, इस तरह के कुछ डे एंड डेट है महत्वपूर्ण, उस सब को भी इसमें पढ़ना रहता है। इस सब के अलावा आप वर्तमान में कुछ नए नए योजनाएं आता है उस शिक्षा से संबंधित, गवर्नमेंट तो किसी स्टेट गवर्नमेंट या यूजीसी द्वारा, एचआरडीसी द्वारा, एनसीईआरटी द्वारा, इस सब को भी अध्ययन करना रहता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो और इस पेपर 1 से संबंधित सभी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाएगा आगे, इसलिए आप RS मैथिली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।